आप देख रहे हैं अंकबाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कल जिस तरह से बजट पेश किया गया, प्रपोजल रखा गया और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लोगों की भी प्रतिक्रिया ली थी। आज 6वां दिन है और आज इस पर जो है इस बजट पर बहस जिस तरह से होगी और उसी को लेकर आज हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। जिस तरह से पहले भी बातचीत की गई थी उसमें ये कहा गया था, जो बजट में बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी उन स्कीम्स को जो है चला रही। तो आज क्या विशेष इस पर बहस होगी, आइए दिखाते हैं। बजट सेशन चल रहा है हमारा और आज कल ऑनरेबल सीएम साहब ने बजट पेश किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और आज इसकी बहस है। इसके ऊपर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला, क्योंकि बजट एक जिस रियासत का बजट है उसके लोगों की, उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके खर्चे और उसकी इनकम के ऊपर बजट तैयार होता है और फ्यूचर प्लान क्या है सरकार का, ये बजट दर्शाता है। तो इस बजट में मैं ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट और बहुत बढ़िया शब्दों का एडजस्टमेंट किया है। गहराई से मैसेज जब जाएगा लोगों में, जब लोगों ने कल सुना होगा तो शायद लोगों को लगा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन जब गहराई में रात को हम भी थोड़ा बहुत इसको स्टडी कर रहे थे तो लगा इसमें सिवाय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की स्कीम्स के बगैर इसमें ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। लगभग मैं कहूंगा कि 99%। और मुझे याद है, क्योंकि 12 साल तक मैं इस हाउस में 12 बजट हमने देखे हैं और मुझे खुशी इस चीज की है कि पहला बजट हमें ऐसा देखने को मिला है जिसमें डिस्कशन में एटलीस्ट वो चीजें सुनने को नहीं मिली कि मेरी सरकार में कितने मासूम लोगों को, कितने सिविलियन को मारा गया और मेरी सरकार में कितने कम मरे और मेरी सरकार में कितने ज्यादा। ये डिस्कशन की शुरुआत हमारी असेंबली के इस बजट सेशन में होती थी और पहली बार ऐसा मौका मिला कि जहां कम से कम हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बिजली कैसे होगी, पानी कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब 2010 में स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई बहुत बड़े पैमाने पे, और मुझे उमर साहब का वो पूरा स्टेटमेंट आज भी याद है, जब 3 महीने बाद सेशन लगा और मैंने देखा, हम सब ने देखा कि उमर साहब के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब 3 महीने के सेशन के बाद उमर साहब के बाल बिल्कुल सफेद थे। और उनका मुझे वो वर्ड्स अभी भी मेरे कानों में है जब ये कहते थे 120 लोगों का डेथ हुआ स्टोन पेल्टिंग में, बहुत मॉश लेवल पे। तो इनके वर्ड्स मुझे याद हैं कि स्पीकर साहब, इनके वर्ड्स हैं कि जब आईजी सीआईडी की घंटी, मैंने उसका अलग टोन रखी थी, जब घंटी बजती थी तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि आज क्या बताएंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या खबर आएगी कितने लोग आज मारे गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर, आज कम से कम असेंबली के अंदर, आज मुख्यमंत्री जी को ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पार्ट डी में जैसे इन्होंने कहा कि जब हम कोई लैंड लेते हैं किसी पर्पस के लिए और कंपनसेशन में, तो मैंने एक सीएम साहब को लेटर भी लिखा था कि मेरी विधानसभा चनैनी क्षेत्र के अंदर जब ये लैंड कंपनसेशन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलता था तो मेरा एरिया दीवार है, पता नहीं किस वजह से वो पूरा एरिया वहाँ पे सड़कें बनी लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे स्टेट के अंदर सेम टेंडर हुआ, सेम प्रोजेक्ट था, सेम स्कीम थी, लेकिन चनैनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सड़कें बन गई, बाकी पूरी जेएंडके के अंदर मिला। तो मैं अपील करना चाहूँगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चनैनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो मुआवजा है वो भी उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। As honorable member has asked the question, he gave a particular reference to Kathua, and I think honorable member is right. प्रॉब्लम ये आती है कि जहां पर फैमिलीज के 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपने कंसर्न का, चूंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पर्टेन करता है, हमारा इसमें ये मानना है कि
हमारी नॉलेज में नहीं। अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है कि क्या माजरा है, देख सकते हैं उसमें। बस मेयर साहब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए टू मच नाउ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, दूसरे सवाल में इसमें नहीं। तकरीर नहीं, इस पर कोई तकरीर नहीं इजाजत है, तकरीर करने की कोई इजाजत नहीं है। सुन लीजिए, नहीं खोल सर, मसला ये है कि लैंड को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। यहाँ स्टेट लैंड की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। आप यकीन मानिए कि मलकियत जमीनों को लोगों से छीन लिया गया, और ये मामला आज से पहले हुआ। हमारे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि हमारी उधर जमीनों पे पता नहीं किस किस को बसाया, और ये कब से बसाया है ये भी हाउस को जानना बड़ा जरूरी है। और आज सरकार बनी है, उन जो बाहर से लोग आए जिनको इन्होंने जमीनें बांटी है वो लोग कौन है, उनको भी सामने लाया जाना चाहिए। और जिनकी मलकियत जमीनों को उजाड़ा है वहां पर मकान आज की डेट में जमींदार को नहीं बनाने दे रहे। मुआवजा तो दूर की बात है, सरकार ने आज से 5-7 साल से मिस्टर वहीदुर रहमान परस साहब, AQ 336 मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Sir, AQ number 336. Yes, sir. Details at Annexure A. Purpose to check on plan and urban expansion and meet housing needs of people of Jammu and Kashmir. Second, details of beneficiaries shall be determined after DPR formulation. आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। Sir, my question is basically about the settlement, the satellite townships. Since abrogation, that idea of township is very scary in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in state of Jammu and Kashmir. तो लोगों में एक खदशा है कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बन रही है। हमारा गर्ज यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप्स बन रही है, आपने कहा for the people of Jammu and Kashmir. The definition of people of Jammu and Kashmir is very vague. Then we want to know the number of domiciles. उसके बाद ये जो townships बन रही है, ये wetlands पे बन रही है। Lot of development which is taking in place in Jammu and Kashmir post abrogation is a large scale destruction, devastation of environment and ecology. सारे मेगा प्रोजेक्ट्स की टाउनशिप्स की एनवायरमेंट असेसमेंट होनी चाहिए, फ्रॉम रोड एक्विजिशन, चाहे वो ट्रेन, सड़क या खास का सेटलमेंट जो ये टाउनशिप्स आप बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले बोला देयर इज़ नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स। एडवाइजर साहब ने भी बोला देयर इज़ नो प्रपोजल फॉर टाउनशिप्स।